हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? बढ़िया। हम लोग जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए यानी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, डी साथ ही साथ नीट की प्रिपरेशन के लिए हम बायोलॉजी की जो सीरीज लेके चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज में हम लोग सभी चैप्टर के समरी को कवर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम जल्दी जल्दी आने वाले हैं। इसलिए हम सभी चैप्टर के समरी लेके आ रहे हैं, एक वीडियो या दो वीडियो, मैक्सिमम 3 वीडियो में, या कह सकते हैं 2 ही वीडियो में, ज्यादातर कुछ वीडियो 3 हो जाएंगे चैप्टर के। उसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, उसको वन लाइनर में देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से राइज होते हैं, उन टर्म्स को देखेंगे, उन टॉपिक को देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे। आसानी से आपको दिमाग यानी फ्रेम सेट हो जाएगा, आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन था, यह था, हम इसको निशान लगा देते हैं, यानी हम टिक कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। यानी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सही कर ले जाएंगे, जो है जिससे आपकी जो क्या हो जाएगी, एकदम पक्का दावेदारी हो जाएगा कि हमें जो है टीचर बन जाना है। तो यहाँ पे हम पिछला जो वीडियो हमारा गया था जेनेटिक्स का तो गया था, लेकिन उसमें आवाज प्रॉपर ना होने के कारण उसको मैं दोबारा इसको जो है शूट कर रहा हूं। तो दोबारा हमारी मेहनत है, मेहनत पे बने रहना है हमें। तो इस वीडियो को फिर से बनाने का उद्देश्य यह है कि उस वीडियो में आवाज एग्जैक्ट क्लियर प्रॉपर नहीं आ रही है, तो हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो हम लोग पिछला जो वीडियो बनाए थे वो सेल का बनाए थे, जो 3 पार्ट में बनाए हैं। अब हम जेनेटिक्स को लेकर चलेंगे, इसको भी 2 पार्ट में खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स को, जेनेटिक्स के समरी को, यानी कि हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी में जेनेटिक्स चैप्टर को, जो कि जूलॉजी बॉटनी दोनों में है, उसके समरी को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से एराइज होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया, तो आप बताएंगे बेटसन। क्या बताएंगे? बेटसन ने। कब दिया? 1905 में। तो आसानी से पूछ सकता है कि हु इज गिवन टर्म ऑफ जेनेटिक्स, तो आप आराम से आंसर दे देंगे बेटसन। यानी कि आराम से अगर आप इसको थॉरली पढ़ते हैं, इसको बस पढ़ते जाते हैं और कॉपी पे लिखते जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे तो आपको दिमाग पे तुरंत याद आ जाएगा कि यही क्वेश्चन, यही आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो जेनेटिक टर्म किसने दिया? बेटसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल, जो 1822 में जन्मे, 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बेटसन। यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछता है तो आप मेंडल लिखेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स पूछता है तो बेटसन लिखेंगे। बेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिए थे, ये भी बात याद रखेंगे। अगर आपसे पूछता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो आप टीएच मॉर्गन नाम लेंगे, थॉमस हंट मॉर्गन या टीएच मॉर्गन नाम लेंगे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पे किया था। किस पे किया था? ड्रोसोफिला पे किया था, जिसको फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी कहा जाता है ना। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? टीएच मॉर्गन। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। फादर ऑफ जो मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? बेटसन। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? ए गैरोड। इन्होंने एल्केप्टोन्यूरिया की खोज की थी, एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज के बारे में इन्होंने बताया था, इसलिए इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है, ए गैरोड। तो हमने क्या समझा? फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ए गैरोड। आराम से याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग याद करते करते चलते हैं, क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। अब हम लोग मेंडल के बारे में जानते हैं। मेंडल से जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है। मेंडल, मेंडल क्या? ग्रेगर जोहान मेंडल। पूरा नाम क्या इनका है? ग्रेगर जोहान मेंडल, जो 1822 में 22 जुलाई 1822 को जन्मे थे, और जो है ये डेड कर गए थे 6 जनवरी 1884 को। इनका डेट भी पूछ सकता है, जो है कब ये इनका बर्थडे है और कब इनकी पुण्यतिथि है, दोनों पूछा जा सकता है। तो ये याद रखेंगे 1822 से लेकर 1884। मेंडल कहाँ के निवासी थे? मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के निवासी थे। आपसे ये पूछ सकता है कि मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रिया में, ब्रून शहर में। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पी यानी मटर पे, गार्डन पी पे किया था, है ना, उद्यान मटर पे किया था, जिसका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है पाइसम सटाइवम। क्या बताएंगे? पाइसम सटाइवम। आपसे पूछा जाएगा मेंडल जो पाइसम सटाइवम एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें क्रोमोसोम कितना था, तो उसमें कितने क्रोमोसोम थे? 14 क्रोमोसोम, यानी 7 पेयर क्रोमोसोम। और ये एक मॉन्ग थे, पादरी थे। मेंडल क्या थे? मॉन्ग थे, पादरी थे। इनके जो एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया वो दिया गया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो आपसे पूछ सकता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया, तो आप बताएंगे क्या? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट 7 ईयर तक चला। 7, हर जगह काफी 7 है, 7 पेयर, 7 ईयर, है ना। तो 7 इन्होंने 7 पेयर कैरेक्टर भी लिया था, तो 7 इनके लिए काफी लकी नंबर है। तो 7 ईयर तक किया था। कब? 1856 से लेकर 1863 तक।
तो ये टाइमिंग है, 7 वर्षों तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये भी आप याद रखेंगे। और ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है इनका लॉ। और ये आइडिया जो पब्लिश हुई, ये 4th वॉल्यूम में पब्लिश हुई, जिसका की जो है टाइटल है क्या? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ हिस्ट्री नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, जो कि 1864 में ये टाइटल छपा था, जो है मेंडल के लिए। मेंडल ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, कितनी बात हम याद रखिए, कितने क्रोमोसोम मटर में? 7 पेयर। अच्छा, यहां पे अगर पूछ देता है कि जो टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया था उसमें क्रोमोसोम कितना था, तो आप बताएंगे 4 पेयर। कितना बताएंगे? 4 पेयर। और मटर में 7 पेयर, तो वहां 4 पेयर यहां से कंपैरिजन करके याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अब मेंडल की नियमों को, यानी मेंडल के मरने के 34 साल बाद, यानी मेंडल ने जो भी नियम लिखा उनके मरने के बाद वो बाजार में प्रकाशित हुआ, बाजार में लोग जाने, मार्केट में लोग जाने कि मेंडल ऐसा किए वैसा किए। तो मेंडल के मरने के बाद मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा, कार्ल कोरेंस, हुगो डी ब्रीज, टीसर मैक। कार्ल कोरेंस, हुगो डी ब्रीज और टीसर मैक। कार्ल कोरेंस कहां के थे भाई? जर्मनी के थे। हुगो डी ब्रीज कहां थे? हालैंड के थे। और टीसर मैक कहां के रहने वाले थे? जो है वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये टीसर मैक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीसर मैक लिखा हुआ है, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। तो यहाँ पे कौन कौन साइंटिस्ट जो मेंडल, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन मेंडल के नियमों को डिस्कवर किए, तो आप क्या बताएंगे? कार्ल कोरेंस, हुगो डी ब्रीज और टीसर मैक। आराम से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आपको उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उससे ज्यादा नहीं, है ना, क्योंकि अभी हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि हम लोग सारी चीजों को एक साथ देखते चलें। हम केवल इस टारगेट पे चल रहे हैं कि आप फटाफट इसको रिवाइज करते रहें और आपको फटाफट क्वेश्चन को हल करते रहें और आराम से आपका काम हो जाए, है ना, एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। अब हम मेंडल के बाद टीएच मॉर्गन को देखते हैं। टीएच मॉर्गन, जिनको थॉमस एंड मॉर्गन बोलते हैं, इन्होंने अपना वर्क किस पे किया था? ड्रोसोफिला पे। अभी मैंने बताया उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 4 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। और इस टीएच मॉर्गन ने और क्या क्या डिस्कवर किया था? तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि उन्होंने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने क्रॉस कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने सिस क्रॉस इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दिया, इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, 1866 में जन्मे और 1945 में इनकी डेथ हो गई। और ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ड्रोसोफिला, यानी कि ये एक सिद्धांत दिए, क्या? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किए, किसका? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको कि किसने दिया था? सटन और बावेरी ने दिया था। उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किए थे। यहां देखिए लिखा हुआ है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? सटन और बावेरी ने दिया। ये किस पे वर्क किए थे? ग्रासहोफर पर किए थे और सी अर्चिन पे किए थे। जबकि इसी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कौन किया था? तो टीएच मॉर्गन ने किया था। तो अगर आपसे ये पूछता है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी एक्सपेरिमेंटल शब्द जैसे ही लगाएंगे आप तुरंत आंसर क्या देंगे? टीएच मॉर्गन। लेकिन एक्सपेरिमेंटल शब्द न लगा के सीधे आपसे पूछे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, तो आप क्या बताएंगे? सटन और बावेरी ने दिया। सटन और बावेरी ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? ग्रासहोफर पर और सी अर्चिन पे किया। और टीएच मॉर्गन ने किस पर किया? ड्रोसोफिला पे किया। याद हो जाएगा। इन्होंने क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने सिस क्रॉस इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ये अमेरिकन है। इतना बात याद रखेंगे आप, ठीक है? मजा आ रहा है, यानी कम टाइम में ज्यादा चीजें हम लोग जो है कवर कर पा रहे हैं, हमारा ये प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपसे लिखा हुआ है कि पेंजेनेसिस थ्योरी कौन दिया? आप क्वेश्चन पूछ सकता है पेंजेनेसिस थ्योरी कौन दिया, तो बताएंगे डार्विन ने दिया। किसने दिया? पेंजेनेसिस थ्योरी डार्विन ने दिया। पेंजेनेस मतलब होता है जेम्यूल्स, यानी गैमेट जेम्यूल्स इसका मतलब होता है। तो आपसे पूछ सकता है पेंजेनेसिस थ्योरी कौन दिया, तो आप क्या बताएंगे? डार्विन ने दिया है। आप यहीं पे आपको कमेंट पूछते हैं पैंस्पर्मिया थ्योरी किसने दिया, आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में पैंस्पर्मिया थ्योरी किसने दिया। ये आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। अब इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर आपसे पूछेगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया? ये लैमार्क ने दिया। लैमार्क की जो है 4 स्टेटमेंट थे, उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये सिद्धांत, ये थ्योरी, ये प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट कौन दिया? तो लैमार्क ने दिया। आप हमें बताएंगे कि लैमार्क के क्या क्या एग्जांपल्स थे।
और कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास्ट थ्योरी यानी जनन द्रव्य निरंतरता का सिद्धांत, इंग्लिश में, हिंदी में बोल दिया हमने, इंग्लिश में क्या, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लास्ट थ्योरी किसने दिया, बीजमैन ने दिया। किसने दिया, बीजमैन ने दिया। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट माइस पे किया था। किस पे डन किया था इन्होंने, माइस पे किया था। इन्होंने कहा, इन्होंने ये बताया कि कैरेक्टर वही अगली पीढ़ी में ट्रांसफरेबल हैं जो जनन द्रव्य में है, गुणसूत्र में है, जीन में है, डीएनए में है। जो काइक यानी जो सोमैटिक कैरेक्टर हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफरेबल नहीं है। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफरेबल नहीं है। जैसे कि अब महिलाएं नाक कान छेदवाती हैं लेकिन उनके बच्चे नाक कान छेदे पैदा नहीं होते, पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो बीजमान ने किया था चूहे पे किया, उन्होंने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ को काटते रहे, फिर भी पूंछ वाला चूहा पैदा हुआ। तो वहां पर उन्होंने कहा कि केवल जो है जननी कैरेक्टर ही ट्रांसफरेबल है, सोमैटिक कैरेक्टर ट्रांसफरेबल नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें बताने का वक्त नहीं है नियम का, केवल आप नियम याद रखिए, कौन दिया याद रखिए, क्वेश्चन लग जाएंगे। अब मेंडल फेल्योर हुए, इसका क्या रीजन था? क्योंकि मेंडल के मरने के बाद ही तो मेंडल की वो डिस्कवरी हुई। अगर मेंडल उस समय सफल हो जाते तो उनको वो क्रेडिट मिलती जो न मिल पाई। तो अगर मेंडल क्रेडिट लेने योग्य थे तो उनमें क्या ऐसी घटना घटी, क्या ऐसे कारण बने कि मेंडल सफल नहीं हो पाए, मेंडल क्यों फेल हो गए, क्या इसका रीजन था? तो आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है कि मेंडल फेल्योर के रीजन क्या थे। ऑप्शन में एक दो ऐसा दे देगा, एक आध ठो जो कि कारण बन सकता है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। पहला, मेंडल ही वाज मैथमेटिशियन, ये क्या थे, गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। जबकि एक्सपेरिमेंट किस जगह, बायोलॉजी पर, जो भी वो आंकड़े बनाते थे, जो भी जो है कैलकुलेशन करते थे वो मैथ के हिसाब से करते थे। लोग समझ ही नहीं पाते थे, बायोलॉजी वाला समझ ही नहीं पाता था क्या बात हो रही है, कि बायोलॉजी बता रहे कि मैथ बता रहे हैं। और इनके वर्क जो है प्रॉपर्ली पब्लिश नहीं हो रहे थे, डू नॉट प्रॉपर्ली पब्लिश हिज वर्क। इनके वर्क जो है प्रॉपर्ली पब्लिश नहीं हो रहे थे क्योंकि वहां से जो उनका मेन ऑफिस था, मुख्यालय था, वहां तक प्रॉपर जो है पहुंच नहीं पा रहा था। तो प्रॉपर पता नहीं चल रहा था इसका एक्सपेरिमेंट कहां तक पहुंच रहा है, क्या कर रहा है, इसलिए भी ये असफल हो गए। और उसमें डार्विन डोमिनेंट थे, उस टाइम डार्विन डोमिनेंट थे, मतलब उनमें डार्विन की चर्चा ज्यादा थी, डार्विन की चर्चा लोग ज्यादा करते थे, तो इसलिए उसमें मेंडल पे लोगों का ध्यान नहीं गया। ठीक है, तो इनके फेलोर होने के 3 कारण ये समझे आप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब जो मेंडल ने अपने 7 पेयर कैरेक्टर लिए, मटर के जो 7 पेयर कैरेक्टर लिए, वो सारे 7 कैरेक्टर हम यहाँ लिखते हैं। इनमें क्या क्वेश्चन कैसे राइज होता है ये बात हम आपसे पूछते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर, ये डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर मींस जो पहली पीढ़ी में लक्षण दिखाई देंगे वो डोमिनेंट होंगे, जो नहीं दिखाई देंगे वो रिसेसिव होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया पहले। अब देखिए कैरेक्टर को देखें, अगर हम कहें तो अगर मटर की बात करें तो मटर के प्लांट की हाइट क्या है, यानी कि प्लांट की हाइट, प्लांट लंबा है या बौना है, यानी टॉल है कि डॉर्फ है। टॉल उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, डॉर्फ उसका रिसेसिव कैरेक्टर है। ये किस क्रोमोसोम नंबर पे है, यानी कि प्लांट का लंबा होना, बौना होना मटर के किस क्रोमोसोम पर पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मटर पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया, मटर के 7 पेयर कैरेक्टर जो लिए गए, उस 7 पेयर कैरेक्टर में से जो पहला कैरेक्टर है लंबापन और बौनापन यानी टॉल और डार्क, ये कैरेक्टर मटर के किस पेयर क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे क्रोमोसोम नंबर 4 पे। कहां पे? क्रोमोसोम नंबर 4 पे। दूसरा, फ्लावर की पोजीशन, अगर प्लांट है उसमें फ्लावर लगेंगे तो फ्लावर की पोजीशन क्या है, एक्जियल है या टर्मिनल है, एक्जियल है या टर्मिनल है, तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 4 पे ही है। अब जो है सीड कलर या सीड कोड का कलर, यानी फ्लावर का कलर या सीड कोड का कलर, या फ्लावर होना चाहिए, फ्लावर का कलर या सीड कोड का कलर, दोनों कैरेक्टर कहां, या तो हो सकता है वो वायलेट कलर का हो या वो ग्रे या व्हाइट कलर का हो। जो वायलेट कलर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो ग्रे या व्हाइट कैरेक्टर है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे पाए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। अब पोड का कलर, फ्लावर कलर हो गया, अब पोड, पोड मतलब फली, फली का रंग, मटर का समय चल रहा है इस समय, उसका जो फर है, जो पोड है, जो छिमी है, वो किस कलर का है, तो आप कहेंगे उसका कलर क्या हो सकता है, उसका कलर हो सकता है कि वो पोड का पहले सेप लिखा है उसके बाद फिर पोड कलर लिखा है, तो सेप पहले देख लेते हैं। सेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, यानी फुली हुई है या चपकी हुई है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। अब उसका कलर कैसा है, या तो ग्रीन कलर का होगा या फिर येलो कलर होगा, ये क्रोमोसोम नंबर 5 पे है। और सीड का सेप, अब अगर पोड है तो उसके अंदर बीज होगा, सीड होगा, तो सीड का शेप कैसा होगा, या राउंड हो सकता है या रिंकल्ड हो सकता है, यानी गोल हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है। और सीड का कलर कैसा हो सकता है, सीड या तो येलो कलर हो सकता है या तो ग्रीन कलर होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये 4 नंबर पे 3 कैरेक्टर है, 4 नंबर पे 3 कैरेक्टर है, 1 नंबर पे 2 कैरेक्टर है, 5 नंबर पे 1 कैरेक्टर है। तो ये मेंडल के 7 पेयर कैरेक्टर हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, जिसको आप याद रखेंगे।
अब यहाँ पे देखिए सवाल यहाँ पे क्या बनता है, पहला सवाल तो यही बनता है कि मेंडल ने कितने पेयर कैरेक्टर को लिए मटर के, तो 7 पेयर कैरेक्टर। किस किस नंबर पे क्रोमोसोम नहीं है, किस किस नंबर क्रोमोसोम पर जो है कोई भी कैरेक्टर नहीं है, ये सवाल पूछ सकता है। तो बोलेंगे क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 6, इस पे नो कैरेक्टर, यानी कि नो कैरेक्टर ऑन क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 6। 2, 3, 6 पे कोई कैरेक्टर नहीं है, जबकि 1 पे भी है ना, 2 पे तो है नहीं है, 3 पे भी नहीं है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे तो है नहीं है, 7 पे है। यहाँ पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिखाया गया ना, यहाँ पे देखिए 2, 3, 6 पे नहीं ना है, देखिए 2, 3, 6 पे नहीं है, तो 2, 3, 6 पे नहीं है, और सॉरी 2, 3, 6 पे नहीं है, बाकी जो बचते हैं सब पर हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम जो नंबर 1 है वो इज प्लियोट्रॉपिक। देखिए प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, यहाँ पे जीन लिखा होना चाहिए, प्लियोट्रॉपिक जीन ऐसा जीन जिसपे एक से ज्यादा कैरेक्टर हो। जनरली एक जीन में एक कैरेक्टर होते हैं, एक जीन में एक कैरेक्टर होते हैं, लेकिन कभी कभी एक जीन में एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, तो ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है, यानी बहुविकल्पी जीन, सॉरी बहुप्रभावी जीन, यानी एक से ज्यादा, थोड़ी हिंदी दिक्कत हो जा रही है, बहुप्रभावी जीन यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर का होना एक जीन में प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। ऐसी घटना को प्लियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे देखिए, क्रोमोसोम नंबर 1 पे देखिए, वापस जाइए, देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 पे देखिए 2 कैरेक्टर है, फ्लावर का कैरेक्टर और सीड कोड का कैरेक्टर। तो ये 2 कैरेक्टर को दिखा रहा है क्रोमोसोम नंबर 1 पे, इसलिए क्रोमोसोम नंबर 1 क्या है, प्लियोट्रॉपिक जीन है। क्या भाई, प्लियोट्रॉपिक जीन है। और यहाँ देखिए सीड कोड, फ्लावर कोड रिलेटेड कैरेक्टर कितने हैं, यानी कि सीड से, फ्लावर से और पोड से, यानी बीज से, फूल से और पोड से रिलेटेड कितने कैरेक्टर हैं सातों में से, तो 2। कितने, 2। कलर से रिलेटेड कितने कैरेक्टर हैं, आप बताएंगे 3, है ना, क्या बताएंगे 3। कोई दिक्कत यहां तक। क्रोमोसोम नंबर 4 पे कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो प्लांट की लेंथ, फ्लावर की पोजीशन और पोड का शेप। तो आपसे पूछ सकता है कि क्रोमोसोम नंबर 4 पे कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो आपको मिलाने वाला कॉलम दे सकता है, आप आसानी से मिला सकते हैं। तो हमने क्या क्या बताया, सीड, फ्लावर, पोड का जो रिलेटेड कितने कैरेक्टर हैं, 2। कलर से रिलेटेड कितने कैरेक्टर हैं, 3। क्रोमोसोम नंबर कितने कैरेक्टर हैं, 4। कौन कौन से, प्लांट का लेंथ, फ्लावर का पोजीशन और पोड का शेप। इतना बात याद रखेंगे। अब यहाँ पे इसके आगे हम लोग देखते हैं एलील के बारे में। किसके बारे में, एलील के बारे में। हम ये पढ़ते हैं कि एक जीन में 2 एलील होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं। एक जीन में 2 एलील होते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन बन गया कि एक जीन में कितने एलील होते हैं, तो आप बोलेंगे एक जीन में 2 एलील होते हैं। एलील के बारे में सबसे पहले बेटसन ने बताया था। किसने बताया था, बेटसन ने बताया था। एलील को एलीलोमार भी कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन विच आर प्रेजेंट एट द सेम लोकाई ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकाई पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेटिव जीन प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। यानी अल्टरनेटिव मतलब दोनों अपोजिट कैरेक्टर रखेंगे, ठीक है, उसको एलील बोलेंगे। यानी एलील को एलीलोमार भी बोलते हैं। एलील शब्द किसने दिया, बेटसन ने दिया, है ना। एक जीन में 2 एलील होते हैं। अगर जीन की बात आई तो जीन को भी देख लेते हैं। जीन क्या है, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, सॉरी जीन क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको। जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए पे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, डीएनए की यूनिट है। इसको किसने सबसे पहले खोजा, जोहानसन ने खोजा। किसने खोजा, जोहानसन ने खोजा। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। और इसी जीन को मेंडल ने फैक्टर कहा था, कारक कहा था। तो आपसे पूछ सकता है कि मेंडल ने किस शब्द को कारक कहा या किसके समतुल्य कारक है, तो आप बोलेंगे जीन के समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। यह बता देंगे आप। अब ये हमने कहा कि जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम पर। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आ गया बात मैं बता देता हूं आपको। डीएनए का वह पार्ट जो mRNA बनाता है, डीएनए का वो पार्ट जो mRNA बनाता है, उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। ये भी आप बात याद रखेंगे। तो सिस्ट्रॉन क्या है, mRNA का पार्ट है, जो किसका पार्ट है, डीएनए का पार्ट है। यानी डीएनए के वो पार्ट जो mRNA बनाते हैं उन्हें सिस्ट्रॉन कहते हैं, जिनको कार्यकी की इकाई कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बार बार हम आपसे बोल रहे हैं, हम उन्हीं बातों को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है।
है ना। हम कोई कूड़ा करकट वाली बात नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है, हम लोग बहुत तेजी के साथ पढ़ेंगे जिससे कि सारे चैप्टर हम लोग कवर कर पाए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो बाहर से दिखाई दे वो फिनोटाइप है, जो जीन गुणसूत्र क्रोमोसोम में हो वो क्या है, जीनोटाइप है। तो यहाँ पे देखिए फिनोटाइप शब्द जोहानसन ने दिया जो कि एक्सटर्नल अपीयरेंस है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, इसका मैंने एक गैमेट लिया, इसका मैंने एक गैमेट लिया, दोनों को हाइब्रिड कराया, हाइब्रिडेशन कराया, संकरण कराया, टीटी मिले, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाइब्रिड टॉल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल। अब हम इसी हाइब्रिड टाल का जो है क्या किया, सेल पॉलिनेशन करा दिया, स्वपरागण करा दिया, तो ये टीटी है, ये भी टीटी है, हमने इसका क्रॉस कराया तो ये टीटी आया, इसका क्रॉस कराया टीटी आया, इसका क्रॉस कराया टीटी आया, इसका क्रॉस कराया टीटी आया। यहाँ पे देखिए बाहर से तीनों देखने में कैसे लग रहे हैं, लंबे, लेकिन और एक कैसा लग रहा है, बौना। यानी फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, 3:1, जिसमें 3 लंबा दिखाई दे रहा है, एक बौना दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको हम जीनोटिपिकली अगर देखें तो इसका अनुपात टी केवल 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है और स्मॉल टी 1 है। इनका रेशियो कितना है, 1:2:1, यानी इनका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 का है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 का है। यानी यहां कहां से बात निकल के आई, क्योंकि देखिए ये हाइब्रिड टॉल है, ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है, ये प्योर टॉल है और ये प्योर डॉर्फ है। यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस फिनोटाइपिक बताता है और जीनोटाइपिक इंटरनल अपीयरेंस को बताता है, जेनेटिक मेकअप को बताता है। इसको भी जोहानसन ने ही दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ सकता है हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सल, इन्होंने इसको पहले दिया था। इनका कहना था कि व्हेन F1 जनरेशन इज मोर पावरफुल देन पेरेंट, यानी पेरेंट से ज्यादा पावरफुल अगर पहली पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं हाइब्रिड विगर। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर। एग्जांपल में डंकी और एस का अगर डंकी और एस का हाइब्रिडेशन कराया जाए तो ये क्या मिलता है, म्यूल यानी खच्चर, जो कि स्टेराइल है लेकिन ये अपने पेरेंट से ज्यादा पावरफुल है, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड विगर। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर। अगला हमने लिखा है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। अगला क्या टॉपिक हमारा है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। यानी कि व्हेन F1 जनरेशन इज फर्टाइल, पहली पीढ़ी फर्टाइल हो बट फर्दर जनरेशन बिकम स्टेराइल, यानी पहली पीढ़ी फर्टाइल हो लेकिन उसकी अगली पीढ़ी, फर्दर पीढ़ी क्या हो, स्टेराइल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। यानी हाइब्रिड का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, यहां समझिएगा बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जैसे समझिए, पहले समझ लीजिए फिर आगे बताते हैं। जैसे टी है, ये पेरेंट है, ये हमने ये पेरेंट को बना दिया, यहां से हमने एक गैमेट टी लिया, एक गैमेट यहां से टी लिया, टी को टी से मिला दिया तो क्या हो गया, टीटी हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल। इसका मतलब ये टॉल जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये डॉर्फ जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। यहां तक समझ गए। अब जो F1 पीढ़ी में मिला है उसका चाहे हम रिसेसिव से क्रॉस कराएं और चाहे हम डोमिनेंट से क्रॉस कराएं, इसको हम बैक क्रॉस बोलेंगे। फिर समझिए, F1 जनरेशन का चाहे तो रिसेसिव से क्रॉस कराएं चाहे तो डोमिनेंट से क्रॉस कराएं, इसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। बट F1 का रिसेसिव के साथ, F1 का रिसेसिव के साथ अगर हम संकरण करा रहे हैं तो इस प्रोसेस को टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि ऑल टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस, यानी सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस है लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। क्यों, क्योंकि बैक क्रॉस में हम रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों का संकरण करा सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस में केवल और केवल रिसेसिव का हम संकरण करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम जहां पे समझ गए तो यहां अब देखते हैं लिखा हुआ है F1 का यानी पहली पीढ़ी का डोमिनेंट के साथ संकरण हो चाहे रिसेसिव के साथ हो, उसको हम बैक क्रॉस कहेंगे। यानी F1 का डोमिनेंट पेरेंट के साथ करें तब भी बैक क्रॉस, F1 का रिसेसिव के साथ करें तब भी बैक क्रॉस, लेकिन इसको नया नाम दे देंगे टेस्ट क्रॉस। क्या नाम देंगे, टेस्ट क्रॉस, जैसा हमने यहां पे बताया। क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट है भाई बैक क्रॉस का, तो हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ ब्रीड, ब्रीड की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैक क्रॉस, वहां पे ऑप्शन में ये रहेगा कि इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्रीड या फिर टू टेस्ट द 100% डोमिनेंट कैरेक्टर। 100% डोमिनेंट कैरेक्टर को भी हम ले सकते हैं, तो आराम से आप बैक क्रॉस को बता सकते हैं। अब हम आपको टेस्ट क्रॉस के, बैक क्रॉस के बारे में बात यहां पे हो गई। बैक क्रॉस
तो क्या है भाई, बैक क्रॉस जो है दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं डोमिनेंट बैक क्रॉस, एक को बोलते हैं रिसेसिव बैक क्रॉस। देखिए यहाँ पे बैक क्रॉस दो टाइप का, डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब F1 का किसके साथ संकरण हुआ, डोमिनेंट के साथ, तब भी बैक क्रॉस। रिसेसिव या टेस्ट क्रॉस F1 का रिसेसिव के साथ हुआ तब जो है बैक क्रॉस तो कहीं कहेंगे, साथ में इसको टेस्ट क्रॉस भी कहेंगे, इनका रेशियो 1:1 का रहता है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ये बात अभी मैंने बताया। ऑल टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस, ये भी हमने बताया। ऑल टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस, ये भी मैंने पहले बता दिया आपको। टेस्ट क्रॉस कितने टाइप के होते हैं, तो टेस्ट क्रॉस जो है मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड हो सकते हैं। आपको मैं यहां जो है बना के तो नहीं दिखा सकता क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आता है, सीधे आपको जो है याद कर लेना है, आप बना दीजिएगा। समय आएगा तो बना के मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए अगर आपसे पूछता है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो कितना होता है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपसे बोलता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना होता है, तो हो सकता है ये फिनोटिपिक अगर पूछे तो 3:1 का, और जीनोटिपिक अगर पूछे तो 1:2:1 का, लेकिन यहां पे ये नहीं पूछा, यहां पूछा है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। यहां पे टेस्ट क्रॉस शब्द, टेस्ट सब जुड़ गया, तब इनका रेशियो बदल गया। हम क्वेश्चन में यहीं पे फंस जाएंगे, टेस्ट पढ़ेंगे नहीं, सीधे मोनो हाइब्रिड पढ़ेंगे और हम तुरंत लगा देंगे 3:1 या 1:2:1 का लगा देंगे। नहीं, अगर मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कहता है तो 1:1 का, अगर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कहता है तो 4:1, अगर ट्राई हाइब्रिड टेस्ट कहता है 8:1। लेकिन अगर यहां पे टी मतलब टेस्ट क्रॉस, अगर टी शब्द नहीं है तो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड का नियम लगाएंगे। यानी मोनो हाइब्रिड रेशियो कितना होता है, तो हम बताएंगे फिनोटिपिक 3:1 का होता है, जीनोटिपिक में 1:2:1 का होता है, और डाई हाइब्रिड की बात करें तो डाई हाइब्रिड में फिनोटिपिक 9:3:3:1 होता है, और जो है अगर हम बात करें जीनोटिपिक की तो 1:2:1, 2:4:2:1:2:1 का होता है। ठीक है, तो ये बात मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड पर लागू हो रही है कब, जब हम टेस्ट क्लास नहीं बोल रहे हैं तब। लेकिन अगर टेस्ट क्लास की बात करेगा तो हम इस तरह से लगाएंगे, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास में रेशियो 1:1, मोनो के बाद डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास में 1:1:1:1:1 4:1। अगर ट्राई हाइब्रिड कहता है टेस्ट क्लास का तो बोलेंगे 4:8 मतलब 8:1 लिख देंगे, 1:1:1:1:1:1:1:1:1। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बार। लेकिन यहाँ पे अगर मोनो हाइब्रिड क्लास पूछता है, डाइब्रिड क्लास पूछता है तो ये वाला लिखेंगे हम। तो दोनों में अंतर समझ आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, वन जीन हैव मोर देन वन कैरेक्टर। अभी हमने बताया था कि एक जीन में एक कैरेक्टर होते हैं, बट कभी कभी एक जीन में एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। कभी कभी मेनी जीन हैव वन कैरेक्टर, यानी कभी कभी कई जीन एक ही कैरेक्टर रखते हैं, ठीक उसका उल्टा, कई जीन एक ही कैरेक्टर रखते हैं, तो ऐसे जीन को हम जो है बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये भी आप याद रखेंगे। वन जीन हैव 2 एलील, अभी हमने बताया एक जीन में 2 एलील होते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगर मोर देन 2 एलील, हो सकता है कि एक जीन में 2 से ज्यादा एलील हो, यानी मोर देन 2 एलील, यानी ये डेविएशन है, एक्सेप्शन है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म। एबीओ ब्लड ग्रुप है ना, इसका एग्जांपल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप, जिसमें कितने जीनोटाइप हैं, इसमें जीनोटाइप 6 जीनोटाइप हैं, है ना। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, ये ना होता है ब्लड ग्रुप। इसका कैसे निकालेंगे, आई पे ए, या फिर आई पे ए, आई पे 0, या फिर आई पे बी, या फिर आई पे बी, आई पे 0, ए बी में आई पे बी, अरे ए और आई पे बी, ओ में आई पे ओ, कितने 1 2 3 4 5 6, कितना जीनोटाइप निकल गया है, 6 ठो। इसने लिखा है 6 जीनोटाइप, यानी 6 एलील होंगे, है ना। तो आपसे पूछ सकता है एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप होंगे, 6, कितने एलील होंगे, 6। एक इसका एग्जांपल है मल्टीपल एलिज्म का। मल्टीपल एलिज्म क्या है कि एक जीन में 2 से ज्यादा एलील हो, उसे मल्टीपल एलील कहेंगे। एक जीन में 2 से ज्यादा कैरेक्टर हो तो उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। अगर एक जीन में मोर देन 1 से ज्यादा कैरेक्टर हो उसे हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे। तीनों बात याद रखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जैसा मैंने पीछे बताया उसको हम रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब
क्रॉसिंग इन्वॉल्विंग ओनली वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लिया जाए, एक पेयर कैरेक्टर लिया जाए, उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। इसमें फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 का, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 का। अभी हमने यहां बताया था आपको, इसलिए मेंडल के इस पे दो लॉ आधारित हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन मेंडल के दो लॉ हैं जो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है या डाई हाइब्रिड पे या टाई हाइब्रिड पे। आपसे पूछ सकता है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है या डाई हाइब्रिड पे या टाई हाइब्रिड, तो क्या बताएंगे आप? लॉ ऑफ डोमिनेंस हो और चाहे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन हो, यानी कि प्रभाविता का नियम हो या स्वतंत्र अपरिव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम हो, ये दोनों नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे यानी एक संकरण क्रॉस पे आधारित है, जिनमें फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 का आएगा और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 का आएगा। ठीक है, यहाँ अब आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। किस पे आते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, यानी दो पेयर कैरेक्टर लेते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं गोल पीला और हरा झुर्रीदार हरा, गोल पीला झुर्रीदार हरा या हरा झुर्रीदार, जैसे भी लिखें आप। तो ये गोल तो ये पीला, ये गोल तो पीला, और ये गोल है तो झुर्रीदार और ये पीला है तो हरा। तो ये दो पेयर कैरेक्टर लेके अगर हम क्रॉस कराते हैं तो हम वो डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 है, 9:3:3:1 का आता है, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1 का आता है ना। इसे याद कर लीजिए, एकदम चलते चलते याद कर लीजिए। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 12:24:12:1, 12:24:12:1, 12:24:12:1, ऐसे याद रखिए। चाहे 1:2:1:2:4:2:1:2:1 याद रखिए, जैसे भी आप याद कर सकते हैं आप याद कर लीजिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे मेंडल का एक लॉ आधारित है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपरिव्यूहन का नियम। तो आपसे पूछ सकता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस क्रॉस पे आधारित है? मोनोहाइब्रिड पे, डाई हाइब्रिड पे, ट्राई हाइब्रिड पे? क्या बताएंगे आप? डाई हाइब्रिड पे। आपसे पूछेगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, और 9:3:3:1। जीनोटाइपिक पूछेगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1, आराम से आप बता देंगे, एकदम कंठस्थ हो जाएगा बोलते बोलते। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब कि तीन पेयर कैरेक्टर के इन्वॉल्व होंगे तो उसको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। इसमें रेशियो कितना आएगा? फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 27 एक बार लिखेंगे, 9 3 बार लिखेंगे, 3 3 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। इसको निकालने का तरीका क्या है भाई? इसको निकालने का तरीका बड़ा ही आसान है, अभी हम बता देते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा? इतना लंबा कैसे निकाल पाएंगे? बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। देखिए, अगर फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो 3:1 लिख करके, अगर वो कह रहा है मोनोहाइब्रिड तो 1 का स्क्वायर, यानी इसका कितना आएगा? 3:1। अगर आपसे पूछता है डाई हाइब्रिड का तो 3:1 लिख इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 3:1 गुणे 3:1 कितना आएगा? 3 3 के 9, 3 1 3, 1 3 3, 1 1 1, यही 9 3 1 आया। अगर ट्राई हाइब्रिड पूछता है तो 3:1 का घाती कितना लगा देंगे? 3, यानी 3 बार लिख देंगे, आराम से हो जाएगा। वही अगर आपसे जीनोटाइपिक पूछता है तो 1 2 1 लिखने के बाद अगर मोनो हाइब्रिड है तो 1 लगाएंगे, डाई हाइब्रिड है तो 2 लगाएंगे, ट्राई हाइब्रिड है तो 3 लगाएंगे, आसानी से निकल जाएगा। याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम काफी फास्ट चल रहे हैं। क्यों फास्ट चल रहे हैं? क्योंकि हम एग्जाम को रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं कि आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, समझा होगा, आपको रिमाइंड कर दिया जाए, जो चीजें छूट गई वो आपको तुरंत मिल जाए, फटाफट कवर कर रहे हैं। जब फिर समय आएगा हम लोग डिटेल धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला, अगर गैमेट निकालना है फार्मूला 2 के पावर n। n क्या है? फिनोटाइपिक। अगर फिनोटाइपिक निकालना है तो 2 के पावर n, जीनोटाइपिक निकालना है 3 के पावर n। अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, अगर फिनोटाइपिक निकालना है तो 2 के पावर n, जीनोटाइपिक निकालना है 3 के पावर n, अगर डाटर निकालना है ये F2 जनरेशन तो 4 के पावर n। ये भी आप याद कर सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आप पूरा कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे मेंडल के कौन से नियम आधारित हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तो पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है, वे नियम है ये। और इसका डेविएशन क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। देखिए, वन पेयर कैरेक्टर लेंगे तो हम बोलेंगे कि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, यानी ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। कहने का मतलब कि जैसे हमने वन पेयर लिया, लंबा और बौना को लिया, इसमें से हमने एक गैमेट कैपिटल टी लिया, एक गैमेट स्मॉल टी लिया, दोनों को मिलाया कैपिटल स्मॉल, तो ये हाइब्रिड टाल हो गया। तो हमने एक पेयर लिया ना, तो ये मोनो हाइब्रिड है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये। इसका डेविएशन क्या है? इसका एक्सेप्शन क्या है? तो आपसे पूछ सकता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है, ऑप्शन में दे देगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस दे देगा, को डोमिनेंस दे देगा, पूछेगा दोनों है या एक है या दोनों है या कोई नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? दोनों है।
जो लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो डेविएशन पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो किस पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था? तो मीराबिलिस जलापा 4 o'clock मीराबिलिस जलापा पे, और किस पे किया गया था? स्नैपड्रैगन एंथीनियम, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये दोनों याद रखेंगे। कोडोमिनेंस, जो कोडोमिनेंस है, इस पे किस पर, ये इसका एग्जांपल क्या है भाई लिया गया? एबियो ब्लड ग्रुप। ध्यान रहे, अगर आपसे पूछता है मल्टीपल एलिजम का एग्जांपल है तो आप लिखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप, लेकिन आपसे अगर पूछेगा कोडोमिनेंस का एग्जांपल है तो आप लिखेंगे एबी ब्लड ग्रुप, ओ नहीं लिखेंगे, एबी ब्लड ग्रुप, है ना। एबी ब्लड ग्रुप, बोथ ए एंड बी आर एक्सप्रेस्ड, दोनों दिखाई देते हैं, है ना। मोजैक इनहेरिटेंस, रॉयल कलर ऑफ कैटल, ये सब एग्जांपल किसके हैं? ये एग्जांपल कोडोमिनेंस के हैं। और दूसरा लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। क्या है भाई? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। 34 मिनट हो गया। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, तो मेंडल का दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, यानी मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही आधारित है, ये यूनिवर्सल लॉ है, इसे लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है, ये नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील, इसमें एलील की मिक्सिंग नहीं होती है, और इसका डेविएशन है नॉन डिसजंक्शन। वैसे तो इसका कोई डेविएशन नहीं है, लेकिन एक डेविएशन है नॉन डिसजंक्शन। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे जब हम लोग आगे वीडियो पढ़ेंगे, जो है थॉरोली नहीं पढ़ करके जब कंप्लीट पढ़ेंगे तो आप बताएंगे नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। लेकिन आप यहाँ याद रखेंगे नॉन डिसजंक्शन लॉ ऑफ सिग्रीगेशन का जो है क्या है? डेविएशन है, और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है, यानी यहाँ पे भी फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का होगा और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 का होगा। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है, ये भी याद रखेंगे, ये बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, और ये इसका डेविएशन है, यानी इसके भी अपवाद है, लिंकेज, सहलग्नता, और ये कंट्रोवर्शियल लॉ है, इसे लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। इसमें जो रेशियो आता है, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें जो है फिनोटिपिक रेशियो 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 का आता है, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 2:4:2 1:2:1 आता है ना। कई बार लिख चुके हम, तो आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ पे जो भी हमने बताया, ये मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया वो मटर पे किया, मटर पे प्रयोग करके उन्होंने अपने 3 लॉ को बताया। लेकिन ये सारा जो काम मेंडल कर रहे थे, ये स्वयं कर रहे थे, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडेशन हो रहा था, संकरण हो रहा था, ये आर्टिफिशियल हो रहा था। यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या होता है, यानी मेंडल किस तरह से प्रयोग कर रहे थे, यानी मेंडल को किसमें इंटरेस्ट था। तो यहां पे हम देखते हैं कि मेंडल का इंटरेस्ट क्या था, या प्लांट हाइब्रिडेशन क्या है, या आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन क्या है, इसको हम देखते हैं। तो हम ये देखें, अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मतलब कि वो मोनोसियस है, यानी कि उसमें नर और मादा दोनों है, दोनों कैरेक्टर हैं, यानी उसमें जो है उसमें एंड्रोसियम भी है ना, उसमें एंड्रोसियम भी है, उसमें गाइनोसियम भी है, बाइसेक्सुअल है। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के क्या स्टेप हो सकते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में अगर बाइसेक्सुअल प्लांट हो तो क्या स्टेप होंगे, यूनिसेक्सुअल हो तो क्या स्टेप होंगे। तो आपको स्टेप याद रखना है, इमैस्कुलेशन, यानी कि प्लांट है उसमें जो फ्लावर है वो अगर 2 फ्लावर हैं, एक को कट कर दिया जाए यानी इमैस्कुलेट कर दिया जाए, विपुंसन कर दिया जाए, तो पहला स्टेप इमैस्कुलेशन, दूसरा इसको कवर कर देंगे यानी बैगिंग, तीसरा फिर बैग को हटा करके इसमें पॉलिन का छिड़काव कर देंगे, तो डस्टिंग, और दोबारा उसको रीबैगिंग कर देंगे, जिससे कोई बाहरी जो कोई जो इंसेक्ट वगैरह या धूल धक्कड़ यहाँ पे न पहुंच पाए तो उसको रीबैगिंग कर देंगे। तो कितने स्टेप, अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है कौन से स्टेप होंगे, क्रम से बताइए। पहला इमैस्कुलेशन, दूसरा बैगिंग, तीसरा डस्टिंग, चौथा रीबैगिंग। लेकिन अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है, इफ यूनिसेक्सुअल यानी कि डायोसियस है, यानी नर और अलग है और मादा अलग, यानी मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग, तो उसके लिए क्या होगा, इमैस्कुलेशन हट जाएगा। इमैस्कुलेशन नहीं होगा तो बैगिंग डस्टिंग रीबैगिंग, बैगिंग डस्टिंग रीबैगिंग, यानी इमैस्कुलेशन यहां से हट जाएगा। तो यानी आपसे अगर ये पूछता है कि प्लांट बाइसेक्सुअल है तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में क्या स्टेप होंगे, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, रीबैगिंग। अगर यूनिसेक्सुअल है तो क्या बताएंगे, इमैस्कुलेशन हटा देंगे, फिर बैगिंग, डस्टिंग, रीबैगिंग, बैगिंग, डस्टिंग, रीबैगिंग। याद रहेगा, आराम से याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीन इंटरेक्शन। क्या देखते हैं, जीन इंटरेक्शन। क्या होता है भाई, जीन इंटरेक्शन 2 टाइप का होता है, एक एलीलिक जीन इंटरेक्शन या फिर इंट्रा एलेलिक जीन इंटरेक्शन, दूसरा नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन या इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन। आपको यहां पे पहले तो एग्जांपल याद रखना है कि कौन सा एग्जांपल एलेलिक का है और कौन सा नॉन एलेलिक का है। सवाल पहले यही से पूछा जाता है। जैसे
एग्जाम्पल में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लीथेलिटी, प्लियोट्रोपी और मल्टीपल एलिलिज्म, ये पांचों एलिलिक या इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विच आर गिवन, यानी कि जो नीचे दिया गया है उसमें से कौन एलिलिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन में ये 4 में 5 में से कोई एक दे देगा, बाकी इधर का दे देगा, तो आप लगा लेंगे, आप करेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लिथेलिटी, प्लियोट्रोपी, मल्टीपल एलिलिज्म, ये पांचों एलिलिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल है। अब इधर आते हैं तो एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, है ना, डुप्लीकेट जीन, पॉलीमेरिक जीन, कोलैबोरेटिव जीन, इनहिबिटरी जीन और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सभी नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन के एग्जाम्पल हैं। यहां पे सवाल एक दूसरा भी पूछता है, यहां पे एक सवाल दूसरा ही पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन में रेशियो कितना होता है, तो 9:7, सप्लीमेंट्री में कितना होता है 9:3:4, डुप्लीकेट में पूछता है 15:1, पॉलीमेरिक पूछता है 9:6:1, कोलैबोरेटिव जो पूछता है 9:3:3:1, वो जो डाइहाइब्रिड वाला, और इनहिबिटरी जो पूछता है 13:3, और पॉलीमेरिक इंटरेक्शन भी इसका जो है एग्जांपल है। तो पहले तो आप ये याद रखेंगे कि कौन एलिलिक इंटरेक्शन का एग्जांपल है और कौन नॉन एलिलिक इंटरेक्शन उदाहरण है। यहां से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहां से आप चीजों को याद कर ले सकते हैं। अब हमने आपको बताया कि जो मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, उसके दो एक्सेप्शन है, दो डेविएशन है, एक क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। तो हम पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप सेमी डोमिनेंस बोल सकते हैं, पार्शियल डोमिनेंस बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट इफेक्ट बोल सकते हैं, ब्लीडिंग इनहेरिटेंस कह सकते हैं। और ये मेंडल के क्या है, मेंडल के लॉ का, किसका, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो क्या है एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स फर्स्ट लॉ, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है ये। और ये इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन का उदाहरण है, किसका है, इंट्रा एलिलिक जीन इंटरेक्शन, मतलब उधर वाला, यानी एलिलिक जीन इंटरेक्शन का एक उदाहरण है ये। और सीन इन मिराबिलिस जलापा, किस पे देखा गया था, मिराबिलिस जलापा प्लांट पे देखा गया था। ये भी बात आप याद रखेंगे, यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इतना ही बनते हैं, आप याद रखेंगे। मल्टीपल एलिलिज्म भी एलिलिक का एग्जांपल है, यानी ये भी एलिलिक, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि एलिलिक जीन इंटरेक्शन का उदाहरण है, अभी हमने आपको बताया। और मल्टीपल एलिज्म क्या है, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड मल्टीपल एलील, यानी एक जीन में एक से ज्यादा एलील का पाया जाना क्या कहला जाता है, मल्टीपल एलिज्म कहलाता है। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप अभी पीछे आया था, इसमें जीनोटिपिक फार्मूला कैसे निकालेंगे, फिनोटिपिक कैसे निकालेंगे, तो जीनोटिपिक निकालने के लिए n+1/2, यानी कि जीनोटिपिक निकालने क्या है 3 + 1/2, 6 आ गया कि नहीं। फिनोटिपिक निकालने के लिए n+1 यानी 3 + 1 = 4। तो जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक निकालने के लिए आसानी से आप बता सकते हैं, कैसे बताएंगे भाई, जैसे ये ब्लड ग्रुप एबीओ है, एबीओ का मतलब यहाँ पे 3 ठोन है, 1 2 3, तो हमने 3 + 1/3, तो 3 1 4, 4 3 12, 12 में से 2 बच गया 6। तो जीनोटिपिक कैसे निकाला हमने 6, ये प्रश्न पहले आया भी था, इसका आंसर हमने बताया भी था कैसे है। यहाँ पे ये क्या है, n नंबर ऑफ एलील, कितने नंबर एलील है, तो यहाँ पे 3 एलील है। फिनोटिपिक निकालने के लिए क्या निकाला जाएगा भाई, जो है एबीओ तो ए बी और ओ, तो यहाँ पे जो है n+1 यानी 3 है, ठीक है, ओ मतलब कुछ नहीं, तो ये यहाँ पे 3 एलील है, तो 3 + 1 = 4, यानी ए बी और ओ आ जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अदर एग्जांपल क्या है, मल्टीपल एलिज्म के अदर एग्जांपल क्या है, कोड कलर ऑफ रैबिट्स, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, ये भी इसके एग्जांपल हैं मल्टीपल एलिज्म के, ये भी याद रखेंगे। लीथल जीन, नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीथल जीन क्या होता है, तो इसको हम लिथेलिटी बोलते हैं या डेथ फैक्टर बोलते हैं, या इसको डिस्कवरी एल क्यूनोट ने किया था, तो लिथेलिटी बोलिए या डेथ फैक्टर बोलिए, इसको एल क्यूनोट ने इसको डिस्कवर किया था 1905 में। ये जीन विच काज डेथ, यानी ऐसा जीन जो डेथ काज करे ऑर्गेनिज्म में, उसे हम लीथल जीन बोलते हैं। और ये ड्यू टू म्यूटेशन, ये म्यूटेशन के कारण ऐसा देखने को मिलता है। अब लीथल जीन क्या होता है इसके बारे में डिटेल हम समझेंगे, लेकिन जितने सवाल यहाँ पे फंस सकते हैं बताने से केवल उतनी ही बात समझेंगे। अब ये जो लीथल जीन है ये रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है, यानी कि काज डेथ इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, यानी कि होमोजाइगस हो और रिसेसिव कंडीशन में डेथ काज करेंगे, इसको बोलेंगे रिसेसिव लिथेलिटी। और ये डोमिनेंट लिथेलिटी मतलब काज डेथ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी होमोजाइगस नहीं हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो,
तो ये लिथेलिटी काज करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कोड कलर ऑफ माई सिकल सेल एनीमिया, जिसको हंसिया गर्झाड़ी बोलते हैं, जिसमें वैलिन की जगह जो है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक जगह वैलिन हो जाता है 6 पोजीशन पे। सिकल सेल एनीमिया के बारे में देखेंगे। हंटिंगटन कोरिया, ये बीमारी सब किसके हैं? लिथेलिटी के एग्जांपल है। आगे हम लोग देखते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन भी एलेलिक जीन ट्रेसन का एग्जांपल है, अभी हम लोग देखे थे। तो इसे जो है ल्यूडविग प्लेट ने जो इसको देखा था, अ सिंगल जीन रिस्पांसिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर, यानी कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल हो, उसको हम प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कई जगह एग्जांपल है, वो मल्टीपल एलिजम का भी एग्जांपल है, यहाँ पे प्लियोट्रोपिक जीन का भी एग्जांपल है। फेनिलकीटोन्यूरिया इसका एग्जांपल है। व्हाइट कलर म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला इसका उदाहरण है। इट इज एग्जांपल ऑफ एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ये तो मैं पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अभी फेनिलकीटोन्यूरिया हमने देखा, पीकेयू देखा, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसके बारे में क्या जानते हैं भाई? ये क्या है? ये मेंटल रिटार्डेशन कर देता है ना। वाइड इंसीजर्स, इसे चौड़े हो जाते हैं, है ना। एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीने ज्यादा जाते हैं। नॉन पिगमेंटेड हेयर आई हो जाते हैं। और जे फोलिन से खोजा था, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है और ये काज म्यूटेशन क्रोमोसोम 12, यानी क्रोमोसोम 12 पे ये म्यूटेशन काज हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपसे पूछ सकता है कि फेनिलकीटोन्यूरिया किस क्रोमोसोम से संबंधित है? तो क्रोमोसोम नंबर 12 संबंधित है। ठीक है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, ट्रेट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर होता है, ये भी याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस के बारे में बताया था कि नॉन एलेलिक इंटरेक्शन का उदाहरण है, अभी हमने बताया था। ये इसको बेटसन ने इसको खोजा था। ये दो टाइप के होते हैं, एक डोमिनेंट एपिस्टेसिस जिसमें रेशियो 12:3:1 का आता है, रिसेसिव या सप्लीमेंट्री इसमें रेशियो 9:3 और 9:3:4 का आता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगला क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है भाई? ये ह्यूमन स्किन कलर इसका एग्जांपल है। इसको डेवेनपोर्ट ने दिया था। इसमें 7 जीन रिस्पांसिबल होते हैं। अदर पॉलीजेनिक ट्रेट और क्या हो सकता है? और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ह्यूमन की हाइट, स्पर्म का प्रोडक्शन, मीट एंड मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल, और आईक्यू। आईक्यू मतलब बुद्धिलब्धता, है ना, बुद्धिलब्धता, यानी आईक्यू बराबर क्या होता है भाई? है ना, मेंटल एज अपॉन जो है, जो वर्तमान एज है, इंटू 100, इसको आईक्यू निकालते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ट्विंस। ट्विंस क्या होता है भाई? जुड़वा। ट्विंस का मतलब क्या? जुड़वा। ये ट्विंस जो है 3 टाइप के होते हैं, एक आइडेंटिकल, एक कंजॉइंट, बता देते हैं आपको यहीं पे। एक को बोलते हैं आइडेंटिकल, एक को बोलते हैं कंजॉइंट, एक को बोलते हैं फ्रेटर्नल या डाइजाइगोटिक। आइडेंटिकल मतलब एक एम्ब्रियो टूट करके 2 हिस्सों में बट जाए और दोनों अलग अलग जीव का निर्माण करें, ये क्या है? आइडेंटिकल है। एक ही भ्रूण से बने हैं, दोनों एक समान होंगे। कंजॉइंट मतलब एक भ्रूण एम्ब्रियो टूट के 2 जीव बनाया, लेकिन आपस में वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े रहे, इसको हम बोलते हैं कंजॉइंट, है ना, या सियामी जिसको बोलते हैं, कंजॉइंट बोलते हैं। ये भी दोनों एक जैसे होंगे। तीसरा है फ्रेटर्नल, यहाँ पे 2 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, 2 स्पर्म पेनिट्रेट करे, 2 जाइगोट बने, 2 एम्ब्रियो बने और 2 जीव का फॉर्मेशन हो, इसको बोलेंगे फ्रेटर्नल या डाइजाइगोटिक। इसमें दोनों सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं, इसको भी याद रखें आप, है ना। वीडियो लंबा होता जा रहा है लग रहा है, तो वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। वीडियो हमारा लगभग 47 मिनट का हो गया है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाता है तो मजा नहीं आता है, तो हम लोग यहीं तक रोकते हैं बात को। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेंडल को पढ़ा, बेटसन को पढ़ा, टीएच मॉर्गन को पढ़ा, उनमें ड्रोसोफिला को देखा, मटर के कैरेक्टर को देखा, सेम पे कैरेक्टर देखा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को देखा, किस क्रोमोसोम 2, 3, 6 पे कोई कैरेक्टर नहीं है मटर के, है ना। मटर में 7 पेयर क्रोमोसोम, ड्रोसोफिला में 4 पेयर क्रोमोसोम। मेंडल के लॉ देखे, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सीक्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट, ये देखा हमने। कुछ डेविएशंस देखे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, कोडोमिनेंस। हमने जो है एपिस्टेसिस देखा, सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री देखा, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस देखा, है ना। ये सब देखते हुए सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है ना, फेनिलकीटोन्यूरिया किसका एग्जांपल है, ये सब हम देखते चले गए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत मजा आ रहा होगा। एक बार आपको पुनः से ये बात कह दें कि हम जो ये लेके चल रहे हैं इतना फास्ट कवर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तेजी के साथ हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, है ना। कहीं से भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आएंगे जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा, 2 वीडियो में फंस जाएंगे आपके। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को देखते रहिए, कमेंट दीजिए कैसा है, कैसा नहीं लगा, क्या इसमें सुधार हो जाना चाहिए, आप बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।